नमस्कार साथियों, जारी रखते हैं अपने सफर को आगे की तरफ और पहुंचते हैं आज के नए कंटेंट पे। प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस से ही ये रिलेट करेगा हमारा टॉपिक। सामने बोर्ड पे अवेलेबल एंटीनेटल केयर। जैसा कि प्रीवियस के 3 लेक्चर में आपको एंटीनेटल पीरियड 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान आने वाले मैटरनल बॉडी में सभी प्रकार के चेंजेस को एक्सप्लेन किया गया, तो अब एक जिम्मेदारी भी है, कोर्स कंटेंट भी है, एग्जाम के एमसीक्यू भी हैं कि उन सभी सिस्टमैटिक चेंजेस में जो मदर को फील करना पड़ रहा था, वहां आप क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। सारी कंडीशन पे गौर करें तो मल्टीपल सिस्टम में मल्टीपल कंप्लेंट्स मदर को सहनी पड़ रही थी। उसी के रिगार्डिंग एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स क्या केयर देती है से रिलेटेड है हमारा ये आज का टॉपिक एंटीनेटल केयर। एएनसी जिसका नाम है, वैसे तो ये सर्विस रूरल एरिया के लिए ही डेजिग्नेटेड है। हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में पेरिफेरल जो सिस्टम होता है, जहां पे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को अप्लाई करते हैं, वहां इस वर्क को बखूबी निभाया जाता है। लेकिन हम यहां पर ओबीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी वाले पोर्शन में भी यह टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, पर वो कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां पर एक्सप्लेन करेंगे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस केयर वाले पॉइंट को डिस्कशन में लाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन देख लिया जाए। क्या क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं देखें, वीडियो पॉज करके ऑप्शंस को नोट डाउन करें, अभी के लिए उन्हें गैस करें। लेक्चर के एंड होने के बाद फिर से जब उनका रिवीजन चलेगा तो जो आपने गैस किया और जो आपने कंटेंट पढ़ के अचीव किया, उनमें डिफरेंस एस्टैब्लिश करें। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड किए गए कुछ विशेष एमसीक्यू रिलेटेड टू अवर टॉपिक एंटीनेटल केयर। यहां देखें फर्स्ट एमसीक्यू, बड़ा सारा है, देख के डरना नहीं है। क्या कहना चाहता है ये? सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि 26 वीक की प्रेगनेंसी हुई है एक फीमेल की और उसे कंप्लेंट है कॉन्स्टिपेशन की। जैसा कि हमने डिसाइड कर लिया है एंटीनेटल केयर में हम केयर देके रहेंगे, तो मदर आ गई प्रॉब्लम लेकर कॉन्स्टिपेशन की। यदि वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फील कर रही है तो आप बताइए इन 4 में से कौन सा एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एज ए नर्स आप उसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। नेक्स्ट वन, यहां देखें फिर एक कंप्लेंट, 25 वीक की प्रेगनेंसी है और बताया जा रहा है कि उसे लोअर बैक एक। सिर्फ प्रॉब्लम को फोकस करें तो यहां अब मदर की प्रॉब्लम हो चुकी है लोअर बैक एक। पिछले एमसीक्यू में मदर को प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की, इस एमसीक्यू में मदर को प्रॉब्लम है बैक एक की। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सी एक्सरसाइज और एक्टिविटी करने के लिए आप प्रेग्नेंट मदर को इंस्ट्रक्शन देंगे। नेक्स्ट वन, कीगल एक्सरसाइज। लीजिए पर्टिकुलर इंटरवेंशन का नाम दिया है। अब इंटरवेंशन का नाम दिया जा रहा है कीगल एक्सरसाइज और पूछा जा रहा है प्रेगनेंसी में इसे क्यों परफॉर्म किया जाता है या इसे परफॉर्म करने से किस कंप्लेंट के रिलीव में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन, यहां देखें इफेक्टिव फीटल ब्लड सर्कुलेशन। प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट मदर को कौन सी पोजीशन में रेस्ट करना चाहिए जिससे फीटस में ब्लड सप्लाई प्रॉपर अवेलेबल बनी रहे। बहुत फेमस और कॉमन क्वेश्चन है। सामने ऑप्शन अवेलेबल। आगे बढ़ते हैं, यहां देखें पिछले क्वेश्चन से ही कोरिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है कि मदर जो लेफ्ट साइड में रेस्ट करती है या स्लीपिंग में जाती है,
तो उसका पर्पस क्या है, क्यों एक प्रेग्नेंट मदर लेफ्ट साइड में ही आराम करना पसंद करती है, ऐसा क्या बेनिफिट है उसको, इससे दिए गए 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। पिछले क्वेश्चन से कोरिलेट है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन, न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी स्क्रीनिंग लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में एडवांस इन्वेस्टिगेशन है, हॉस्पिटल्स में परफॉर्म की जाती है। सामने नाम मेंशन है न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी, पर्पस पूछ रहे क्यों किया जाता है, ये किस एनोमली का डायग्नोसिस में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब ये टेस्ट परफॉर्म कर ही रहे हो तो इसका आइडियल टाइम भी बताओ। न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी का आइडियल टाइम क्या बताया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट वन, यहां देखें प्रॉब्लम आ गई है हार्ट बर्न। एएनसी विजिट में मदर ने कंप्लेंट करी है हार्ट बर्न की, और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए केयर प्लान में क्या इंटरवेंशन का सजेशन आप प्रेग्नेंट मदर को देना चाहेंगे। नेक्स्ट वन, टिटनस इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में टीटी की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंदर क्या कहा जाता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीटी की सिंगल डोज डबल डोज जितनी भी होती है उनमें गैप, उनका टाइमिंग, क्या प्रिंसिपल है। कम्युनिटी में भी शेड्यूल में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और यहां भी सामने ये क्वेश्चन में अराइज होकर आ गया है। नेक्स्ट वन, इधर देखें, नोजिया वॉमिटिंग। प्रॉब्लम का नाम नोजिया वॉमिटिंग, लास्ट में जो N/V मेंशन है नोजिया वॉमिटिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो अब की बार समस्या का नाम नोजिया वॉमिटिंग है, पर बड़े ध्यान से सुने क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कौन सा इंस्ट्रक्शन की मिनिमम वैल्यू है, मतलब नोजिया वॉमिटिंग को मैनेज करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन हेल्पफुल नहीं होगा, सबसे कम वैल्यू वाला होगा 4 के अंदर। नेक्स्ट वन इसी से रिलेट है। अब की बार बैकएक, कमर दर्द को सही करने के लिए दी जाने वाली सलाह जो होती है, उसमें कौन सा इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट नहीं है। 4 में से 3 काम करने के होते हैं, 1 नहीं करने का होता है। जो नहीं करने का है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट नहीं है। 3 इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट है, 1 इनएप्रोप्रिएट है, डायग्नोस करके बताएं वो कौन सा है। तो अपने पास आज के लेक्चर के स्टार्टिंग से पहले आपको जो ये 12 प्रैक्टिस एमसीक्यू दिखाए गए वो कंटेंट से ही कोरिलेट है। तो आ जाते हैं अब अपन कंटेंट की बात करना। कंटेंट में शामिल करेंगे अपन एंटीनेटल केयर, और केयर देने का एक फॉर्मेट होता है, बड़ा फेमस भी है, एकदम सेट फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट कहलाता है अपना एएनसी कार्ड। उस एएनसी कार्ड को आप देखेंगे बोर्ड पे, ये विजुअलाइज करवा दिया मैंने, जच्चा बच्चा कार्ड लिखा हुआ है। और गवर्नमेंट वाइज बात करें, ममता कार्ड इसका आइडियल नाम होता है। एएनसी रिलेटेड, प्रेग्नेंट फीमेल रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जिस दिन वो प्रेग्नेंट हुई तब से लेकर कंप्लीट 9 मंथ में जितनी विजिट हुई, हर विजिट के एग्जामिनेशन में जितनी फाइंडिंग आई, हर फाइंडिंग के अकॉर्डिंग जो आपने एडवाइस दी, ना केवल प्रेगनेंसी, डिलीवरी के समय भी कंपलसरी इसको साथ में रखना होता है, और पोस्टमार्टम की विजिट्स का भी इसमें डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो सारा जीवन काल जो प्रेगनेंसी से संबंधित था कि सूचनाओं से भरा हुआ जो कार्ड होता है ममता कार्ड कहलाता है, ग्रीन कलर का होता है। इसी कार्ड को अपन जच्चा बच्चा कार्ड कहते हैं। इसी कार्ड का एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें आज के लेक्चर को पढ़ना है कि इस पूरे कार्ड में जो मेजर कंटेंट हैं वो कौन कौन से हैं, जिससे
एक एएनसी इफेक्टिव बनती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। तो कंटेंट की बात करें तो सामने बोर्ड पे ये टोटल कंटेंट अवेलेबल है। एएनसी कार्ड, जच्चा बच्चा कार्ड, ममता कार्ड में मिलने वाले मेजर कंटेंट 4 हैं, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। 4 कंटेंट हैं। फर्स्ट वन रजिस्ट्रेशन, सेकंड वन हिस्ट्री, थर्ड वन एग्जामिनेशन एंड द फोर्थ वन एडवाइस। 4 मेजर कंटेंट हैं और इन्हीं कंटेंट को बेस बना करके अपन पढ़ाई करेंगे। यहां पे एग्जामिनेशन वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें खुद में 3 कंटेंट इंक्लूड हैं। नंबर 1 फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, लैबोरेटरी एग्जामिनेशन। यहां मैं आपको एक छोटी सी राज की बात बता दूं, मेरे इस टॉपिक को कंप्लीट करने में मेरा ही एक भाई कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा आपको यह टॉपिक एक्सप्लेन करेगा। यहां सामने मैं ओबीजी वाले पॉइंट्स को ज्यादा फोकस से आपको डील करूंगा। इस कंटेंट में एक आइडिया देना चाहूं तो रजिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में फिजिकल तक वाला पोर्शन कम्युनिटी का होता है। वास्तव में बात करें तो ओबीजी वाले कंटेंट शुरू होते हैं ऑप्स एग्जामिनेशन से, लैबोरेटरी एग्जामिनेशन से और एडवाइस वाले पॉइंट से। तो अभी आपको इनका एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और फिर डिटेल में ये लास्ट वाले कंटेंट पढ़े जाएंगे। तो पूरा मेकअप हो चुका है, पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है कि आज के कंटेंट में आप सबको यहां से क्या डिलीवर होने वाला है। तो आइए शुरू करें टॉपिक को लेकर के। एक बार फिर सामने बोर्ड पे थोड़ा सा प्रेम से टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया जाए तो नाम अपने पास मेंशन है एएनसी, एंटीनेटल केयर। इस एंटीनेटल केयर का मीनिंग क्या है तो सुने। एंटीनेटल केयर अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग कंप्लीट मॉनिटरिंग होता है। कंप्लीट मॉनिटरिंग के लिए नाम आता है सिस्टेमिक सुपरविजन। सिस्टेमिक सुपरविजन, सिस्टेमिक का मतलब होता है तरीके से, ढंग से। कोई काम करने जा रहे हो तो लखन से करके आना, ढंग से करके आना। सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है कि आप के कंट्रोल में वो सारा वर्क चल रहा है। कोई कंप्लीट वर्क चल रहा है, उसको कंट्रोल करने वाले आप हैं, तो आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं। कारण कि यदि काम में गड़बड़ होती है तो भी आप जिम्मेदार हैं, और यदि काम इफेक्टिव वे में होता है तो भी प्रशंसा के पात्र आप ही रहेंगे। तो आपके अंडर में, और आप कौन है? आप एक वेल एजुकेटेड डिप्लोमा और डिग्रीधारी नर्स हैं जिसके ऊपर कंप्लीट जिम्मेदारी है उसके एरिया में आने वाली प्रेग्नेंट मदर्स को कंप्लीट एएनसी प्रोवाइड करने की। अब एएनसी में क्या करना है? बहुत सारे काम करने होते हैं, पर एकदम सरल बनाया इस सुपरविजन को और कहा कि आप ज्यादा नहीं 2 मेजर काम पे फोकस करो। एक तो लगातार ये करते रहो कि हर प्रेग्नेंट फीमेल में एग्जामिनेशन सबसे बढ़िया चीज है। एग्जामिनेशन मतलब इवैल्यूएशन, बार बार देखते रहो, जांच करते रहो, पता लगाते रहो, वजन देखते रहो, हाइट देखते रहो, एनीमिया के लिए स्किन देखते रहो बार बार। और जब भी एग्जामिनेशन करोगे तो हर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता ही है, और रिजल्ट क्या होगा? नॉर्मल या एबनॉर्मल, जैसा भी रिजल्ट हो उसके अकॉर्डिंग रेगुलरली प्रोवाइड करते रहिए एडवाइस। तो दीज आर the 2 recommended intervention under the ANC applied by the WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहती है कि किसी भी एएनसी, चाहे वो सीएससी पीएससी लेवल पे या फिर वो स्पेशलिटी गायनिक हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाई जाए, फोकस करेंगे 2 कंटेंट पे कि रेगुलरली मदर्स को मिलना चाहिए एग्जामिनेशन, और अकॉर्डिंग टू दैट उन्हें मिलनी चाहिए एडवाइजेस। तो आते हैं अब इस पूरे फॉर्मेट को कंटिन्यू करना। तो फॉर्मेट कंटिन्यूएशन में हमारे पास सबसे पहला जो काम था
वो काम अपने पास था रजिस्ट्रेशन। जच्चा बच्चा कार्ड के 4 कंटेंट को याद करें तो पहला कंटेंट मैंने आपको बताया था, वो चीज थी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? पंजीकरण। हिंदी में बात करें, रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे मायने हैं, एकदम सरल भाषा में सुने। जिस प्रकार आप भी संस्था में शामिल हैं, आपका जो आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप जानते हैं आपका आई कार्ड इस कोचिंग से जुड़ा होने के लिए कितना जरूरी है। हर चीज में, चाहे आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है या बाबूलाल से आकर के नोट्स रिसीव करने हैं या किसी भी टेक्स्ट मैसेज को या एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपके आईडी कार्ड का नंबर कंपलसरी है। उसी प्रकार एक प्रेग्नेंट फीमेल से रिलेटेड जितनी भी डेटा और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है के लिए उसे एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर कहलाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। और यह रजिस्ट्रेशन नंबर हर प्रेग्नेंट फीमेल का हर एरिया वाइज यूनिक होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर की एक ही है क्वालिटी कि इट इज यूनिक इन नेचर। कहीं भी चले जाइए, नंबर आपका यूनिक ही रहने वाला होता है। ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के बाद अपन आते हैं सेकंड कंपोनेंट पे। तो सेकंड कंपोनेंट फोकस करवाएगा आपको इस चीज पे, हिस्ट्री। बड़ा बेसिक सी बात चल रही है। आ जाते हैं हिस्ट्री वाले कंटेंट के अंदर। तो सुनिए क्या शामिल है। आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल आई, आपने उससे 5 रुपए की पर्ची कटा करके रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। अब आपके सामने वो और डाटा कलेक्शन वर्क शुरू। डाटा कलेक्शन वर्क, सामने बोर्ड पे नाम लिख दिया गया है हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री नर्सिंग वाले पर्सन्स के लिए बहुत कॉमन होती है, क्योंकि नर्सिंग में इतने केयर प्लान बनाने होते हैं कि उन्हें दुनिया भर की हिस्ट्री के बारे में आइडिया हो जाता है। पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री दुनिया भर की होती है। बट यहां पे 3 हिस्ट्री पे फोकस किया जाता है। इस जच्चा बच्चा कार्ड और एएनसी कार्ड में 3 हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया जाता है। कौन कौन सी हैं वो? नंबर 1, प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री। प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री। प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री का मतलब है वर्तमान में जो प्रेगनेंसी है वो कितने वीक की है। वीक से पता चल जाएगा कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। ट्राइमेस्टर से आइडिया लग जाएगा कौन कौन से चेंजेस आने चाहिए, और उससे डायग्नोस हो पाएगा कि जर्नी नॉर्मल है या एबनॉर्मल। सेकंड हिस्ट्री, कंप्लीट प्रेगनेंसी हिस्ट्री। पहला बोला प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री, दूसरा कह रहा हूं कंप्लीट प्रेगनेंसी। कंप्लीट प्रेगनेंसी हिस्ट्री का मतलब है कि आज से पहले भी वो फीमेल प्रेग्नेंट हुई थी या नहीं, और हुई थी तो उसकी सारी डिटेल। समरी में बोलूं, गटपाल स्कोरिंग। गटपाल स्कोरिंग जो आपको पढ़ाया गया था, जहां मैंने कहा था गटपाल एक ऐसा सिंबल है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड ऑल इवेंट्स को समराइज वे में प्रेजेंट करता है। सेकंड हिस्ट्री। थर्ड वन, सबसे इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। प्रेग्नेंट फीमेल की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का पता चलते ही एलएमपी का पता चलेगा, एलएमपी से ईडीडी का पता चलेगा। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आप पता लगा सकते हैं कि साइकिल उसे रेगुलर आती थी या नहीं, 28 दिन की या 28 से ऊपर नीचे, ब्लीडिंग डेज कम थे या ज्यादा, ऐसी मल्टीपल इंफॉर्मेशन। तो यहां हिस्ट्री में 3 पर ही फोकस करवाया गया आपको, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, कंप्लीट प्रेगनेंसी हिस्ट्री, प्रेजेंस प्रेगनेंसी हिस्ट्री। इन तीनों को सामने एज ए कंटेंट आप देखें। एक मैंने मेंशन किया मेंस्ट्रुअल, दूसरा कह सकते हैं कंप्लीट प्रेगनेंसी हिस्ट्री, और थर्ड बोल सकता हूं प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री। ऐसे करके 3 कंटेंट सामने बोर्ड पे, और इन तीनों के अंदर से आपको क्या क्या अचीव करना है उसे देख लें। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पता लगाएंगे तो उससे हमें आइडिया होगा
फीमेल की LMP के बारे में और डायग्नोस कर पाएंगे आप लोग EDD। कंप्लीट प्रेगनेंसी का मतलब है पिछला सारा इतिहास जिसको आप समराइज करेंगे इसके अंदर आपको जो पढ़ाया गया गटपाल। और लास्ट वन प्रेजेंट प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेजेंट के वीक और ट्राइमेस्टर का आइडिया होना, हिस्ट्री। थर्ड वन सेगमेंट पे आते हैं एग्जामिनेशन पे। तो आपको एक बार एग्जामिनेशन फिर से याद दिला दूं तो यहां आप देखें रजिस्ट्रेशन और हिस्ट्री के बाद मेरा सेगमेंट स्टार्ट हो गया है एग्जामिनेशन। और जैसा कि एग्जामिनेशन में विजुअलाइज हो रहा है 3 कंटेंट हैं, फिजिकल, ऑब्स्टेटिकल, लेबोरेटरी। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो आइए इसी कंटेंट पे आपको लेकर के आ जाते हैं कि हिस्ट्री के बाद हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट पे जिसका नाम फिजिकल एग्जामिनेशन। इन सब की डिटेल फिर मैं कह रहा हूं कम्युनिटी में और दी जाएगी क्योंकि यहां तक का पोर्शन कम्युनिटी से ही डील करता है। तो अब देखें अपन इसके अंदर कंटेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन फंडामेंटल एग्जामिनेशन होता है। फंडामेंटल का मतलब हेड टू टो एग्जामिनेशन। यहां अपन देखेंगे कौन से मेजर कंटेंट को शामिल किया जाना चाहिए। तो जैसे प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आई थी, आपने ओपीडी की पर्ची कटा करके रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, आपने जांच पड़ताल करके उसका गटपाल स्कोर और वर्तमान का महीना पूछा था। अब उस पर काम करना शुरू करें, एग्जामिनेशन करना शुरू करें। सबसे बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिक चीज होती है हाइट वेट असेसमेंट। हाइट वेट असेसमेंट, हाइट का असेसमेंट करेंगे तो आइडिया लग पाएगा। नॉर्मल हाइट हुई तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज्यादा, यदि हाइट कम और ज्यादा हुई तो ऑपरेशनल डिलीवरी के चांस ज्यादा, जिसे अपन हाई रिस्क में कहते हैं। यहां के एग्जामिनेशन में यदि फाइंडिंग मिलती गई सारी नॉर्मल तो प्रेगनेंसी नॉर्मल, और फाइंडिंग मिलती गई एबनॉर्मल तो कंडीशन हाई रिस्क की हो जाती है। तो हाइट असेसमेंट जरूरी है। वेट की बात करें, वेट असेसमेंट अपन ने पढ़ा है कि कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में प्रेग्नेंट फीमेल का वेट गेन होता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है हमें, ट्राइमेस्टर वाइज कैसा होता है, पर वीक कैसा होता है, पर डे कैसा होता है, एबनॉर्मल क्या होता है। तो वेट गेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। तो एग्जामिनेशन में 2 स्टार्ट के इवेंट, हाइट असेसमेंट और वेट असेसमेंट। आते हैं हाइट पे, तो उसके लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन मैंने लिखा यहां पे। आपने फोकस करा सबसे पहले हाइट पे, आपने दिया इसको पहला नंबर, और हाइट असेसमेंट से नॉर्मल एबनॉर्मल 2 रिजल्ट निकालने हैं। तो नॉर्मल रिजल्ट सुनिए क्या होता है। लाइन आती है एवरेज इंडियन वुमेन हाइट। एवरेज इंडियन वुमेन हाइट कितनी है? तो उसके लिए लाइन है कि हिंदुस्तान के महिलाओं को देखें तो आंसर है 4 फीट 7 इंच, 4/7, 4 फीट 7 इंच। और वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करें तो वो रखी गई है 5 फीट, 5 फीट। ये एवरेज इंडियन फीमेल हाइट है। सामने मेंशन कर देता हूं मैं, हाइट के अंदर 2 कंटेंट बता करके एक आंसर आपको दिया मैंने 5 फीट और एक दे रहा हूं 4 फीट 7 इंच। रेफरेंस क्या है? ये फिरंगियों की है, वेस्टर्न कंट्रीज, और ये अपनी वाली सारी हिंदुस्तानियों की। ये हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं वापस से हाइट के बाद में आपको जैसे मैंने बताया वेट के रिगार्डिंग, तो हर विजिट में वेट असेस करना कंपलसरी है। हर विजिट में हाइट असेस करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर विजिट में हाइट नहीं बढ़ती है, वजन ही बढ़ता है, हाइट वेट। अब नेक्स्ट वन, हाइट वेट जैसे बेसिक असेसमेंट को करने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में अगली चीज क्या आएगी तो सुने। अगला आएगा अपने पास स्किन कलर असेसमेंट। स्किन कलर असेसमेंट, और उसका भी अप्रोप्रिएट आंसर देना है आपको। जैसा कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आपने देखा कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने के चांस होते हैं, तो एनीमिया जब भी होता है तो चमड़ी का रंग उड़ता है, स्किन कलर उड़ जाना, पैलर।
और यदि सीवियर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो साइनोज हो जाना, ब्लूइश कलर चांसेस हैं। ना केवल एनीमिया, एक और खतरे का डर बना रहता है जिसे कहते हैं जॉन्डिस, चाहे वो हीमोडाइल्यूशन के कारण हो, चाहे वो आरबीसी काउंट के कारण हो, चाहे ईएसआर वैल्यू हाई होने के कारण हो, या किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रिजल्ट हो। प्रेग्नेंट फीमेल में रिस्क रहता है जॉन्डिस का, और जॉन्डिस से कलर आ जाता है लगभग येलोविश। तो हमें करना है स्किन कलर असेसमेंट, और आपसे पूछेगा एग्जामिनर क्यों करना है, तो यह देखने के लिए कि रंग उड़ गया या नीलापन आया या पीलापन। नीलापन मतलब साइनोसिस, पीलापन मतलब जॉन्डिस। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हमने परफॉर्म किया यहां पे स्किन कलर असेसमेंट। और स्किन कलर असेसमेंट के अंदर क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बोल दो भैया 3 चीजें हो सकती है, या तो रंग उड़ गया पैलर, या नीला पड़ गया साइनोसिस, या पीला पड़ गया येलोविश। नीला बताएगा एनीमिया का संकेत, पीला बताएगा पीलिया जॉन्डिस का संकेत। तो ये अपने पास में स्किन कलर असेसमेंट। तो अभी आप देखेंगे हेड टू टो अपन स्टार्ट नहीं हुए, बेसिक असेसमेंट किया, हाइट वेट और स्किन कलर। हेड टू टो में आए तो स्पेसिफिक पॉइंट करें, हेड से शुरू करें। तो स्किन चेंज में तो कोलाज्मा आ गया। मेन बात करते हैं इस पोर्शन में ओरल कैविटी की। फिजियोलॉजिकल चेंज में आपको बताया कि ओरल कैविटी में होता है टाइलिज्म, एक्सेसिव सलाइवेशन, और उससे गम ब्लीडिंग और सीएनएस इंफेक्शन तक के चांस थे। तो ये कहा गया था कि हर एएनसी विजिट में ओरल कैविटी एग्जामिनेशन कंपलसरी है। एग्जामिनेशन कहां कर रहे हो और क्यों कर रहे हो वो लिखते रहो। ओरल कैविटी एग्जामिनेशन किया, और किस चीज के लिए किया, कि टाइलिज्म के कारण मदर को गम ब्लीडिंग है या नहीं। तो आपने एग्जामिनेशन ओरल तक कर लिया। ओरल के नीचे चलें, और क्या एग्जामिनेशन है, तो ओरल के नीचे बात करते हैं, एग्जामिनेशन होता है नेक का, गर्दन का। वो किस लिए, वो इसलिए कि यहां पे फेमस एरिया होता है जुगुलार वेन का। जुगुलार वेन पाई जाती है, और हाइपरवॉलेमिया कंडीशन और वीनस रिटर्न वाला सर्कुलेशन चेंज से यहां पे जुगुलार वेन में डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है, जो इंडिकेट करता है सर्कुलेशन इंपेयरमेंट की। तो ओरल कैविटी के बाद में आप लोगों को परफॉर्म करना चाहिए कहां पे, नेक में। और नेक में किस चीज के लिए परफॉर्म करना चाहिए, तो आप दे देंगे वहां पे, हम देख के आएंगे जुगुलार वेन डिस्टेंशन। ठीक है भाई, आपने नेक में देख लिया जुगुलार वेन। सिर हो गया, चेहरा हो गया, गर्दन हो गई। थोड़ा नीचे आओ, इससे नीचे आते हैं तो चेस्ट वाला एरिया। चेस्ट वाला एरिया मतलब मेमोरी ग्लैंड, जहां पे सारे चल रहे हैं लैक्टेशन रिलेटेड चेंजेस। तो अब नेक के बाद डाउनफॉल करें तो हमारे पास एरिया आ गया चेस्ट वाला, और चेस्ट वाले एरिया में आपको जो इंफॉर्मेशन लेनी है वो अपने पास पता है, हमें चल रहे हैं लैक्टेशन वाले चेंजेस। लैक्टेशन वाले चेंजेस एक्सप्लेन ना करने पड़े क्योंकि कर दिए गए हैं। लैक्टेशन चेंज का मतलब है मॉन्टेगोमरी ट्यूबरकल का दिखना, सेकेंडरी एरियोला का दिखना, कोलेस्ट्रम का भी रिलीज हो जाना। ये सारे चेंज वहां विजुअलाइज होंगे। अब चेस्ट के नीचे आता है एब्डोमेन और जेनाइटेलिया। एब्डोमेन जेनाइटेलिया उसे छोड़ दीजिए, किसी और के लिए। किसके लिए बता रहा हूं, किसी और का मतलब है उसे परफॉर्म करेंगे अपन ऑप्स एग्जामिनेशन में, एब्डोमेन और जेनाइटेलिया। तो उसके बाद बात करें तो सिंपल आ जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज। और प्रेगनेंसी में लोअर एक्सट्रीमिटीज में कॉमनली देखी जाती है एडिमा वाली कंडीशन। एक्सप्लेन किया आपको, पांव भारी होना, राइट साइड कॉमन एडिमा, वेरिकोसिटीज होना। तो अब एब्डोमेन जेनाइटेलिया को छोड़ दिया जाए तो सीधा चेस्ट के बाद में लोअर एक्सट्रीमिटी पे पहुंच जाए, और लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर आपको असेसमेंट या एग्जामिनेशन से इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके रिगार्डिंग, एडिमा के रिगार्डिंग। तो ये अपने पास बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला सेशन चल रहा है अभी तक। कोई बड़ी लॉजिक वाली, साइंटिस्ट वाली, रेफरेंस वाली बात नहीं करी गई। सिंपल रजिस्ट्रेशन बताया इंफॉर्मेशन का,
सिंपल से हिस्ट्री के कंपोनेंट बताए गए और एग्जामिनेशन में पहला एग्जामिनेशन जो सेलेक्ट किया आपका फिजिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिक असेसमेंट के तौर पे हाइट वेट असेसमेंट, स्किन कलर चेंजेस देखे गए अबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए, ओरल कैविटी गम ब्लीडिंग के लिए, आफ्टर दैट नेक जुगुलार वेन के लिए, चेस्ट लैक्टेशन चेंज के लिए, लो एक्सट्रीमिटी एडिमा के लिए। अब हमें जिस कंटेंट पे आना है वो अपने पास है फिजिकल के बाद ऑप्स एग्जामिनेशन। ऑप्स एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल और वेजाइनल आता है और जितने भी हमने कंटेंट यहां इंक्लूड करेंगे वो सब पहले पढ़ चुके हैं। विश्वास ना हो तो याद दिलाऊं, फीटस इन यूट्रो पढ़ लो, फंडल हाइट असेसमेंट देख लो, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स देख लो और प्रेगनेंसी साइन देख लो। ये सारे कंटेंट जो अपन पढ़ चुके हैं उन सब में आखिर एग्जामिनेशन किसका चल रहा था? प्रेग्नेंट फीमेल का। फंडल हाइट में प्रेग्नेंट फीमेल, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप में प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेगनेंसी साइन में सारे चेंजेस। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे मेजर और लास्ट वन अपने पास जो एग्जामिनेशन है वो है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। और यहां पे मैं एक 2 मिनट की डीप ब्रीथ लेने का आपको भी कहूंगा और खुद भी लूंगा। कारण यह है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन पहुंचने से पहले जितने भी मुझे ये सल्टाने पड़े, रजिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, फिजिकल वाला, ऑप्स वाला, वो सारा एक सिंपल पोर्शन था जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। अपना मेजर आज की जो क्लास शुरू होगी वो सरकार यहां से शुरू होगी, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से। तो आते हैं आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है वो है लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। इसके बारे में बात करना कंटिन्यू करते हैं। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हमारे लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है? तो ये अपने पास एएनसी में परफॉर्म किया जाने वाला लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, जिसके लिए मदर को आना पड़ सकता है सरकारी अस्पताल के अंदर। चलिए, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में क्या कंटेंट लिए गए हैं उन्हें देखते हैं। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में मेजर 2 की बात करें, प्रयोगशाला वाली जांच 2 ही हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ब्लड एग्जामिनेशन और यूरिन एग्जामिनेशन उनकी बात मैं करूंगा। यहां पे लेके आता हूं सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन को। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर भी 2 नाम आते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशन और एडवांस इन्वेस्टिगेशन। रूटीन इन्वेस्टिगेशन हर प्रेग्नेंट फीमेल के लिए रूटीनली जो करवाई जाती है वो सारी जांचें। एडवांस इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या है? एडवांस इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, पहली बात, या तो प्रेग्नेंट फीमेल के साथ कोई पहले मिस हैपनिंग हो चुकी है, कोई एबनॉर्मलिटी हो चुकी है, या कोई उसको डिजीज है, मतलब हमें गड़बड़ का अंदाजा है तो एडवांस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। या फिर आज के समय पे जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है सभी में अवेयरनेस आ गई है तो एक्स्ट्रा जांचें जो करवाई जाती है वो एडवांस में जाएंगी। एडवांस को कह सकते हैं हाई रिस्क वाले इन्वेस्टिगेशन। तो लैबोरेटरी के अंदर जैसा मैंने कहा इंक्लूड करूंगा 2 इन्वेस्टिगेशन को, एक अपने पास होगी ब्लड की इन्वेस्टिगेशन और एक अपने पास चलेगा यूरिन एग्जामिनेशन। इस कैटेगरी में सबसे पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं अपन ब्लड एग्जामिनेशन को। और ब्लड में भी जैसे मैंने आपको बता दिया ज्यादा फोकस करके 2 प्रकार की जांच पढ़ेंगे। दोनों को बोर्ड पे लिखता हूं, एक एक करके ध्यान से सुनना। ये लिखा मैंने ब्लड, और ब्लड में जो पहली जांच करवाई उस जांच का नाम था रूटीन। रूटीन जो हर प्रेग्नेंट फीमेल के लिए कराई जाती है, करवाई जानी भी चाहिए। इसके अलावा आज की दुनिया में जो नई नई बीमारियां चल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, या प्रेग्नेंट फीमेल के साथ पहले कोई बीमारी लग गई थी तो उसके लिए एडवांस रूटीन और एडवांस ब्लड इन्वेस्टिगेशन।
रूटीन में एकदम बेसिक बात करें तो कौन कौन सी जांच होती है? आपको पता है एमसीक्यू यहां से बनने की पूरी गुंजाइश है कि पता हो रूटीन में कौन से, एडवांस में कौन से तरह की एमसीक्यू आए तो डिफरेंस कर पाए दोनों में। रूटीन मतलब सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन असेसमेंट, ब्लड ग्रुप असेसमेंट। ब्लड ग्रुप का मतलब एबीओ सिस्टम, आरएच सिस्टम, ब्लड शुगर असेसमेंट और थायराइड असेसमेंट। ये बेसिक्स की जांच है जिन्हें रूटीन में रखेंगे। तो रूटीन के कंटेंट में मेंशन करना शुरू करता हूं। तो सिंपल सिंपल कंटेंट है, उन्हें लिख देते हैं अपन। रूटीन में कहा आपने सीबीसी करवा लो, सीबीसी में शामिल हो जाता है, अलग से लिख दो हीमोग्लोबिन करा लो। ब्लड ग्रुप कराना है तो आरएच भी होता है, एबीओ होता है, वो सिस्टम करा लीजिए। इसके अलावा ब्लड में शुगर इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है थायराइड करवा लीजिए। और यहां पे नाम दूंगा मैं एक और, वायरल मार्कर्स कंपलसरी हो गए हैं। एचआईवी, एचबीएसएजी, एससीवी, ये सब जो होते हैं एक साथ कहा जाता है इनको वायरल मार्कर। तो यहां पे वायरल मार्कर की टेस्टिंग, तो ये सब कुछ ऐसे बेसिक टूल्स हैं जिन्हें रूटीन इन्वेस्टिगेशन में रखा जाता है। सामने बोर्ड पे अवेलेबल सीबीसी इन्वेस्टिगेशन, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, थायराइड, वायरल मार्कर। हर प्रेग्नेंट फीमेल के लिए कंपलसरी रूप से इन सब इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म कराना जरूरी है। अब बात करते हैं उस तरफ एडवांस के लिए। तो एडवांस इन्वेस्टिगेशन में कुछ विशेष नाम लिए जा रहे हैं। नाम देखे क्या है? एलएफटी, आरएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट। एलएफटी का मतलब एसजीओटी, एसजीपीटी। आरएफटी का मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। सिकल सेल एनीमिया, ये वाली जांचें। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच जिसने आजकल मौतों का आंकड़ा बड़ा कर दिया है, टॉर्च इन्फेक्शन। ये सब जाएंगे एडवांस में। तो एडवांस में नाम लिख देता हूं मैं अपने पास, एलएफटी, एसजीओटीपीटी, आरएफटी, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सिकल सेल, इसकी इन्वेस्टिगेशन। और अपने पास नाम लिख दिया यहां पे एक लास्ट में टॉर्च। टॉर्च का इन्फेक्शन, जहां पे सारे जीवाणु विषाणु उपलब्ध होते हैं। तो ये चार नाम यहां मेंशन कर दिए। इन सबको अपन ले लेंगे एडवांस क्राइटेरिया में। छोटा एमसीक्यू पहला यहां से बनाता हूं। एमसीक्यू बना, जवाब आप देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर रूटीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एएनसी? निम्न में से किसे एएनसी की रूटीन इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया जाएगा? ऑप्शन सुने। नंबर 1 आरएच एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर बी थायराइड इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर सी सिकल सेल डायग्नोसिस, ऑप्शन नंबर डी ब्लड शुगर आइडेंटिफिकेशन। तो आप देखेंगे 4 में से 3 ऑप्शन यहां से थे और एक ऑप्शन यहां से था। आपका आंसर क्या जाएगा? सिकल सेल। इसी प्रकार आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांस इन्वेस्टिगेशन? ऑप्शन एलएफटी, आरएफटी, आरएचएबीओ, टॉर्च। क्या आंसर देंगे? आरएचएबीओ। तो कुल मिला के इन दोनों सेट को पढ़ने से एक चीज हमारे माइंड में ये सेट हो जाती है कि ये वाले बेसिक है, ये वाले एडवांस है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्रेजेंट अवर आंसर। नेक्स्ट वन। अब यहां पे उस प्राणी के बारे में बताता हूं जो आपके परीक्षा में ज्यादा सवाल लेके आता है। उसे मैं गोले में बंद करूं तो वो है आपका ये आर। टॉर्च में वैसे तो सभी के सभी एक से एक सवा शेर हैं, पर ज्यादा तो तीतर है, वो अपने पास है आर। आर बोले तो रुबेला। टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर सिफिलिस, आर से रुबेला, सी से साइटोमेगेला, एस से हर्पीस। ज्यादा जानकारी मुझे आपको देनी है आज के सेशन में रुबेला के लिए। रुबेला बीमारी जिसका वैक्सीनेशन दिया जाता है, हम सबको मिला है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में मेंशन है, बाय बर्थ हम सबको मिला था, वैक्सीन इम्यूनाइजेशन मिला था, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इस रुबेला में क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है? तो आते हैं उस हेडिंग का नाम बोर्ड पर लिखते हुए। उस हेडिंग को नाम देता हूं मैं ये चीज, रुबेला
एंटीबॉडी टाइटर। यहां से 2-3 सवाल बनने की गुंजाइश है, तो इसको अपन लपेट लेते हैं। रुबेला एंटीबॉडी टाइटर आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। क्या चीज है ये, तो बड़े गौर से सुनना। जब हम सब छोटे बच्चे थे और जिस प्रेग्नेंट फीमेल को एएनसी दे रहे हो, उसे भी अपने बचपन में रुबेला का वैक्सीन लगा। कोई भी वैक्सीन शेड्यूल में इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो सके। अब वो एंटीबॉडी हमारे लाइफ में लाइफ टाइम तक बनी रहेगी या नहीं, वो अलग अलग स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। यहां पे हमने क्या किया, प्रेग्नेंट फीमेल मदर का ब्लड टेस्ट किया, और टेस्ट किया इसके लिए कि उस मां के शरीर में रुबेला के लिए एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी हुई। एक प्रेग्नेंट मदर का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि उसके शरीर में रुबेला की एंटीबॉडी बनी हुई है या नहीं। तो जो रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी यदि बनी होगी ज्यादा, जितना होना चाहिए सफिशिएंट लेवल, तो मदर को रुबेला का संक्रमण नहीं लगेगा। और एंटीबॉडी का लेवल जितना होना चाहिए उससे था कम, तो मदर होती है रिस्क पे। तो इस एंटीबॉडी टाइटर के 2 रिजल्ट हैं कि एंटीबॉडी का टाइटर या तो आपको रिजल्ट में मिलता है ये 1:8 या मिलता है 1:20। रुबेला एंटीबॉडी टाइटर के 2 रिजल्ट होते हैं, 1:8 या 1:20। गणित के अंक से ही आइडिया लगा लो, 8 बड़ा है या 20, 20 बड़ा है या 8 छोटा है, सारी बातें। तो यहां पे 1:8 का मतलब एंटीबॉडी वैल्यू कम है, 1:20 का मतलब एंटीबॉडी वैल्यू सफिशिएंट है। यह एक लैंडमार्क है। यदि किसी के शरीर में, महिला के शरीर में एंटीबॉडी का टाइटर 1:8 या इससे कम मिलेगा, मतलब उसके शरीर में एंटीबॉडी कम है, तो वो सुरक्षित नहीं है। ऐसी मां को बोलेंगे नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रुबेला, एंटीबॉडी कम है। और एक फीमेल जिसकी बॉडी में एंटीबॉडी टाइटर 1:20 या इससे ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे वो प्रोटेक्टेड है, इसे रुबेला का संक्रमण नहीं लगेगा। तो हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टाइटर 1:8 या इससे कम होना, टाइटर 1:20 से ज्यादा होना। टाइटर कोई तीतर नहीं है, बड़ा सिंपल सी बात है, एंटीबॉडी की मात्रा। एंटीबॉडी की मात्रा शरीर में कम है तो आप सुरक्षित नहीं हैं, एंटीबॉडी की मात्रा शरीर में ज्यादा है तो आप सुरक्षित हैं। यह कंडीशन है नॉट प्रोटेक्टेड। तो ऐसी फीमेल को अपन अब प्रेगनेंसी में एएनसी के रिगार्डिंग क्या एडवाइस देते हैं। 3 एडवाइस हैं, ध्यान से सुनेंगे एक एक करके। वो 3 एडवाइस कौन कौन सी है लेकर आता हूं उसे। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या कहा, यदि कोई फीमेल नॉर्मल है, पहली बात तो ये देख लेते हैं कि इन दोनों में चिंता वाली बात कौन सी है, 1:8 वाली या 1:20 वाली। चिंता वाली बात कौन सी है, 1:8। तो सारी की सारी जो बात बताई जाएगी बोर्ड पे, इसके लिए इस वाली को बोल देंगे तू चिंता मत कर, मजे में रह, ऐश कर, सारा ज्ञान देंगे 1:8 वाली को। पहली लाइन, यदि कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, 1:8 वाली, नॉन प्रेग्नेंट नहीं है, बच्चा नहीं है अंदर, और 1:8 आया रिजल्ट, तो उसको उसी समय वैक्सीन दिया जाएगा रुबेला का, उसी समय। और उसके बाद ज्ञान दिया जाएगा कि अभी वैक्सीन लगाया है, अगले 3 से 4 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान मत करना। ऐसा बिल्कुल सही है कि यदि बीमारी से पहले ही अपन प्रोटेक्शन ले लें, प्रिवेंशन ले लें, तो फायदेमंद होता है। अपन सब पढ़े लिखे हैं, अपन अपनी वालियों को के साथ में जब बच्चा प्लान करने वाले हों तो उससे पहले उसका एक बार रुबेला टेस्ट करवा लेना, और उसका टाइटर 1:8 आए तो उसको टीका लगवा देना, और टीके के 3 से 4 महीने के बाद में प्रोग्राम सेट करना। तो फर्स्ट कंडीशन है यदि फीमेल कैसी हो, अपने पास में नॉन प्रेग्नेंट हो,
तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर आपने क्या बोला? नॉन प्रेग्नेंट को कहा बेटा तुरंत लगा टीका, तो वहां पे दिया उसको इमीडिएट वैक्सीन। और ना केवल इमीडिएट वैक्सीन दिया, उसके बाद क्या कहा? अभी टीका लगाए, अगले 3 से 4 महीने तक क्या नहीं करनी? प्रेगनेंसी गैप देना है 3 से 4 महीने का। ये किसके लिए? फर्स्ट वन केस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, पहला केस। आते हैं सेकंड वन पे। सेकंड वन जो हम बात करें एक प्रेग्नेंट फीमेल की, कि अब की बार फीमेल कैसी है? प्रेग्नेंट है। और चिंता वाली बात करेंगे। चिंता वाली बात का मतलब टाइटर कैसा है? 1:8 है। यदि प्रेग्नेंट फीमेल है और 1:8 है तो उसका इमीडिएट वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में ऐसे लाइव वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना अलाउ नहीं है। यदि फीमेल प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड टेस्ट करने पे 1:8 आया तो डरने की बात बिल्कुल है। पहली बात तो डरने के लिए इसलिए है कि आपके में एंटीबॉडी कम है, और दूसरी बात ये हम आपको इसके लिए टीका भी नहीं लगा सकते। अब तो बैठ के भगवान से दुआ करो कि आपको इस 9 महीने में रूबेला का संक्रमण नहीं लगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। उसको टीका कब लगाएंगे? जब 9 महीने आराम से निकल जाएंगे, बच्चा बाहर निकल जाएगा, उसके बाद में आफ्टर डिलीवरी। तो यदि फीमेल प्रेग्नेंट है तो वैक्सीनेशन कब देना है? आफ्टर डिलीवरी। वैक्सीनेशन आफ्टर डिलीवरी। और पूरी प्रेगनेंसी में ये मदर रिस्क पे ही रहेगी। कंप्लीट प्रेगनेंसी में ये मदर रिस्क पे ही रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि इसका टाइटर 1:8 आया था और हम वैक्सीन भी नहीं दे पाए थे। यदि इसको प्रेगनेंसी में रूबेला लग गया तो बच्चे को बीमारी हो सकती है, और भगवान की दया से आपने उसको अच्छा एनवायरनमेंट में रखा, इन्फेक्शन से बचाया, तो आप प्रेगनेंसी सेफ भी कर सकते हैं। टीका लगेगा 9 महीने के बाद। एक तीसरा नया केस और है, वो ये कि एक प्रेग्नेंट मदर को डबल कॉम्प्लिकेशन हो जाए। एक तो 1:8 वाली और दूसरी RH ब्लड ग्रुप वाली भी। बात करते हैं तीसरे केस की। आपको दी कंडीशन केस नंबर 3, और उस 3 में मदर के साथ डबल कंडीशन है। एक टाइटर तो 1:8 है और एक तीतर RH है। तो कहने का मतलब अब मदर के पास डबल चीज आ गई। तो जैसे मैंने बताया, प्रेग्नेंट फीमेल हो, 1:8 टाइटर हो, टीका कब लगेगा? डिलीवरी के बाद। RH की बात करें तो एंटी-डी इंजेक्शन जो लगाते हैं वो कब लगाते हैं? डिलीवरी के बाद, 72 घंटे के अंदर। तो कुल मिलाकर के इसको 2 टीके लगेंगे, एक रूबेला का, एक RH का। और ये दोनों टीके जो होते हैं डिलीवरी के बाद लगेंगे। तो यहां पे अपन लिखते हैं आफ्टर डिलीवरी 2 वैक्सीन, 2 लगने हैं। और यहां पे यही बात विशेष बतानी है कि दोनों के दोनों टीके एंटीबॉडी डेवलप करने से रिलेटेड हैं। तो दोनों को एक साथ शरीर में ना लगाएं। मां का शरीर कंफ्यूजिया जाएगा कि मैं एंटीबॉडी रूबेला के अगेंस्ट बनाऊं या RH के अगेंस्ट। इसीलिए यदि 2 धर्म संकट साथ लेकर के गर्भवती मां चल रही है तो इन दोनों टीकों को एक साथ नहीं लगाना। इस लाइन को ध्यान से सुने। नॉट एडमिनिस्टर सेम टाइम। उनमें रखेंगे आप गैप। RH वाला एंटी-डी लगाना 72 घंटे में जरूरी होता है, तो पहले उसे लगा देना, और बाद में गैप के बाद में रूबेला का लगा देना। दोनों एक साथ लगाओगे तो शरीर कंफ्यूज होकर किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। तो ये ब्लड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुरू होगी हमारे लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से। उस लेबोरेटरी में करेंगे अपन 2 एग्जामिनेशन, ब्लड और यूरिन का। ब्लड का अपन ने अभी करा ही। ब्लड में सबसे पहले देखना है 2 टेबल कि इन्वेस्टिगेशन रूटीन होने वाली है या एडवांस। एक सवाल यहां से एडवांस में सवालों को लपेटा अपन ने रूबेला से। रूबेला के लिए किया एंटीबॉडी टाइटर, परिणाम थे 2। आपके पास कम है, सुरक्षित नहीं है। आपके पास ठीक ठाक है, आप सुरक्षित हैं। चिंता की बात उसी पे, ज्ञान उसी पे जो सुरक्षित नहीं है। ज्ञान 3 प्रकार का। यदि आप गर्भवती नहीं है, बधाई हो, पहला टीका लगा लो और 4 महीने बाद प्रेग्नेंट होने की सोचना।
आप गर्भवती हो, बड़े दुख की बात है, आप में कमी चल रही है, बच के रहो, लग गया तो मर जाओगे, टीका लगेगा डिलीवरी के बाद। यदि आप बड़े खतरनाक खिलाड़ी हो तो 2 बीमारियां साथ लेकर के चल रहे हो तो लगेंगे 2 टीके, पर दोनों एक साथ नहीं। तो ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन था। ब्लड की बात कर लेते हैं अपन सिंपल सा, यूरिन एग्जामिनेशन, वो भी जरूरी है। तो लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में नेक्स्ट वन आफ्टर द ब्लड यूरिन एग्जामिनेशन अपने पास आता है। अब देखें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, यूरिन एग्जामिनेशन की बात बताऊं मैं आपको। हॉस्पिटल सेटिंग में, कम्युनिटी सेटिंग में यूरिन का टेस्ट 3 मेथड से होता है। पहला, एक तो आपको कहा जाता है डब्बी देकर के जाओ, इसमें इकट्ठा करके ले आओ, इसमें यूरिन सैंपल लेकर के आ जाओ, एक तो वो। दूसरा, एक होता है कि स्पेसिफिक कंटेनर में यूरिन देना है और उसकी जांच भी 3 दिन के बाद आती है। तीसरा, बहुत फेमस, एक डॉक्टर बोलता है 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके रखना। सरकारी वाला तो ये बोलेगा 24 घंटे का पेशाब बिस्लरी की बोतल को खाली करके उसमें इकट्ठा करके रखना। तो ये अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या नाम दिए जाते हैं तो देखें। सिंपल एक सैंपल ला करके देना, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। स्पेसिफिक कंटेनर में देना, जांच 3 दिन बाद जो आएगी, यूरिन कल्चर। 24 घंटे का जो पेशाब इकट्ठा करवाते हैं उसका पर्पस होता है यूरिन में प्रोटीन ढूंढना। प्रेगनेंसी में बेसिक ही कराते हैं, और यदि डाउट हो आपको इन्फेक्शन का तो ही कराएं कल्चर, डाउट हो आपको हाइपरटेंशन का तो ही कराएं आप 24 आवर यूरिन। तो यहां पे 3 नाम लिख देता हूं पर्पस सहित। सबसे पहला मैंने आपको बताया, एक करवाते हैं अपन यूरिन रूटीन, एक करवाते हैं अपन यूरिन कल्चर, और एक करवाते हैं अपन 24 आवर कलेक्शन। तीनों का अलग अलग है पर्पस। क्या पर्पस है सुन लें। रूटीन का पर्पस बड़ा सिंपल सा है, इजीली कराइए प्रेगनेंसी में बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। कल्चर करवाइए यदि आपको डाउट लग रहा है बीमारी या संक्रमण का। 24 आवर करवाइए यदि आपको डाउट लग रहा है इस कंप्लेंट का जिसका नाम है प्रोटीन यूरिया। तो कह सकते हैं यहां पर भी ये वाली इन्वेस्टिगेशन तो बेसिक हो गई और ये वाली एडवांस हो गई। जिस प्रकार आपको ब्लड के अंदर भी 2 कैटेगरी मिली थी, बेसिक और एडवांस वाली, यूरिन के अंदर भी 2 मिल सकती है, बेसिक और एडवांस, रूटीन और कल्चर 24 आवर। तो ये यूरिन एग्जामिनेशन। लैबोरेटरी एग्जामिनेशन में यूएसजी बड़ी कॉमन सी है, करवाते ही हैं, पर आजकल यूएसजी बड़ी एडवांस हो चुकी हैं। उनके नाम बताता हूं मैं आपको, स्पेसिफिक जो हो चुकी हैं आजकल। सोनोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी तो यहां पे आपको बताई। एक अपन ने अल्ट्रासाउंड, और वो कई प्रकार के। एक तो सिंपल होता था, ठीक है, यहां बात करेंगे अपन स्पेसिफिक 2 की। एक होता है अपने पास में एडवांस स्कैन, नाम ही ऐसा दिया जाता है एडवांस स्कैन। और सेकंड वन पर्टिकुलर टारगेट वाला न्यूकल ट्रांसल्यूसेंस। देखें इन दोनों में ये जो एडवांस स्कैन लिखा हुआ है, एक होता है सिंपल यूएसजी स्कैन, जितनी भी एंड से विजिट होती है 3 से 4 बार स्पेसिफाई करके परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है यूएसजी। एडवांस स्कैन पर्टिकुलर आजकल डिमांडेड बहुत ज्यादा हो गया है। ये जो एग्जामिनेशन है ये परफॉर्म किया जाता है लगभग आपके 20 वीक गेस्टेशन पे। 20 वीक गेस्टेशन पे कलर डॉपलर बोलते हैं, एडवांस स्कैन बोलते हैं। 20 वीक का मतलब यह होता है कि अपन ने पढ़ा भी है एम्ब्रियोलॉजी में कि बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सारी बच्चे में बन जाती है 20 वीक पे, सभी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 20 वीक पे यह स्कैन यही देखता है जितने भी ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है, आंख, नाक, कान, मुंह, पेट, पैर, हाथ, छाती जितने भी हैं, उनमें कोई अबनॉर्मल तो विकृत तो पैदा नहीं हो गया, बन नहीं गया।
तो उन सबको देखने के लिए एडवांस स्कैन होता है 20 वीक पे। नॉर्मल सोनोग्राफी केवल कंकाल तंत्रिका है दर्शन कराती, पर एडवांस स्कैन कान जैसे सॉफ्ट पार्ट, नाक जैसे सॉफ्ट पार्ट की डिजाइन तक भी आपको दिखा देता है। बात करें पर्टिकुलर न्यूकल ट्रांसलूसेंस का, इस न्यूकल का नोटोकॉर से मीनिंग ना लें। न्यूकल वाला एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है फीटस में, जो उसकी गर्दन है, नेक, ये पीछे, ये खोपड़ी ऊपर, पीठ, रीढ़ की हड्डी और बीच में गर्दन। अपनी भी गर्दन पे फैट के फोल्ड होते हैं, तो फीटस में भी यहां पे सबक्यूटेनियस फोल्ड को मीजर किया जाता है। गर्दन के अंदर पीछे की तरफ सबक्यूटेनियस फोल्ड का मेजरमेंट किया जाता है, वो कितना मिलीमीटर है, जिसकी मदद से बहुत सारे सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाले सिंड्रोम को डायग्नोस किया जाता है। वो पर्टिकुलर टेस्ट है न्यूकल ट्रांसलूसेंस। तो न्यूकल ट्रांसलूसेंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, नंबर 1 असेस क्या करते हैं अपन, सबक्यूटेनियस फैट ऑफ नेक, और इसके द्वारा क्या पता चलता है, दुनिया भर के सिंड्रोम के बारे में, और जितने भी सिंड्रोम होते हैं वो रिलेट होते हैं क्रोमोसोम से। करते कब है इसे, तो ध्यान दीजिए, इसे जल्दी किया जाता है, लेट टाइम में तो फिटस मैच्योरिटी से ये फोल्ड भी हट जाते हैं। इसे करते हैं पहले ट्राइमेस्टर के अंत में और दूसरे ट्राइमेस्टर के प्रारंभ में। पहले ट्राइमेस्टर के अंत में और दूसरे ट्राइमेस्टर के प्रारंभ में तो एक रेंज बन जाती है, और वो रेंज लगभग होती है 11 to 14 वीक। तो ये अपने पास थी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूएसजी, और यहां तक अपन कंप्लीट करते हैं अपना कंपोनेंट एग्जामिनेशन का। आज के लेक्चर में जो बेसिक कंटेंट डिस्कस करने थे हमें, 4 उनके नाम थे, रजिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एडवाइस। अभी तक हमारी गाड़ी जिस पटरी पे पहुंची है वहां तक हमने कंप्लीट किया है एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन तक पहुंचने में हमने देखा बहुत ही बेसिक आपको बताए गए एएनसी के कंटेंट, जहां रजिस्ट्रेशन एक कंपलसरी इवेंट होता था, हिस्ट्री में 3 पे फोकस होता था, एग्जामिनेशन में पहला फिजिकल होता था, ऑब्स्टेटिकल आता था, उसके बाद अपना लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन, ब्लड में सिंपल और एडवांस, यूरिन के एडवांस में भी रुबेला पर्टिकुलर टाइटर बनने वाले 3 स्टेटमेंट, और यूरिन के अंदर 3 इन्वेस्टिगेशन, फाइनल स्पेसिफिक यूएसजी। तो ये सारी चीजें जो बताई गई, ये अभी तक हमने आपको एग्जामिनेशन तक बताई है। सारी जांच पड़ताल के बाद बनता है अब सबसे बड़ा पुण्य धर्म का काम, जिसकी हेडिंग है एडवाइस। सारी सलाह, सारी एडवाइस, सारे धर्म के काम करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।